तो शुरू किया जाए आज की क्लास। आज शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा कल वाले आर्टिकल थोड़ा रिमाइंड करवाने पड़े, ठीक है ना। कल मैंने आपको फैराडे के प्रयोग पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? फैराडे के प्रयोग। और फैराडे के प्रयोग में आपने क्या कहा था कि अगर किसी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होनी चाहिए। सापेक्ष कुंडली और चुंबक के बीच जो सापेक्ष गति होगी उससे क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कुंडली में विद्युत वाहक बल। बैठ जाओ। कल जहां से पढ़ाया था वहीं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। कल वाले आर्टिकल देखी थी आपने, ठीक। तो फैराडे के प्रयोग मैंने आपको कल बताए थे, और फैराडे के प्रयोग कहते हैं कि अगर किसी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति हो तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, ठीक है। और कुंडली में विद्युत, ध्यान रहे, कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, धारा नहीं। धारा प्रेरित नहीं होती है, सिर्फ क्या प्रेरित होता है? विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ठीक। और विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, कितना होता है ये फैराडे के नियम बताएंगे इसके बाद, ठीक है। उससे पहले फैराडे के निष्कर्ष, फैराडे ने अपने प्रयोगों की व्याख्या कैसे की। मेन चीज तो ये है कि फैराडे ने कहा कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? अब इसकी उत्पत्ति का कारण, इसकी उत्पत्ति की व्याख्या जो है वो कैसे, ये कल नहीं बताई थी, ये आज शुरू होगी। यहां से ये चैप्टर शुरू, यहां से ये आर्टिकल शुरू होगी कि फैराडे के नियमों से विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति की व्याख्या फैराडे ने कैसे की, ठीक है। अब फैराडे की व्याख्या के प्रयोगों की व्याख्या एक्सप्लेन कैसे किया, यानी कि एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेन कैसे किया फैराडे ने अपने नियमों को, वही हम बताएं, वही शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब क्या है भाई कि फैराडे ने कहा कि सपोज के लिए ये कोई चुंबक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये कोई चुंबक है, ये इसका एन सिरा है और ये इसका इधर को इसका एस सिरा है। एस सिरे से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हम कोई भी एक सिरा चुंबक का, कोई भी एक सिरा कुंडली की ओर चलाते हैं तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। अब इस एन सिरे से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बाहर की ओर निकलती हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टरों में, निकलती है। एन सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है ना, और एस सिरे में प्रवेश करती है। फैराडे ने कहा कि अगर जैसे ही हम किसी चुंबक को और किसी कुंडली को लेते हैं, सपोज के लिए कुंडली है, ये क्या है? ये कुंडली। अभी इससे कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है इस कुंडली से? आपको कितनी दिख रही है? 3 दिख रही है, ठीक है ना। अब फैराडे ने कहा कि जैसे ही हम किसी चुंबक के सम्मुख कोई कुंडली लाते हैं तो कुंडली से एक चुंबकीय फ्लक्स आबद्ध हो जाता है। भाई इस चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो चुंबकीय, जैसे हम कुंडली और चुंबक लेते हैं और कुंडली के किसी भी ध्रुव के सामने हम क्या रखें? चुंबक रखें, तो चुंबक से निकलने वाली बल रेखाएं उस कुंडली से होकर गुजरती हैं, और इस कुंडली से होकर गुजरती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस कुंडली से एक चुंबकीय फ्लक्स बद्ध हो जाता है या आबद्ध हो जाता है, ठीक। अब होता क्या है, जब हम कुंडली को चलाते हैं या चुंबक को चलाते हैं, इनके बीच सापेक्ष गति करते हैं, और हम क्या करते हैं, सपोज के लिए मैं इसका दूसरा फिगर बना दे रहा हूं। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो
ये एन सिरा है भाई, ठीक है ना। ये से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। अब हम इस कुंडली को नजदीक ले आते हैं, या चुंबक को कुंडली के नजदीक ले जाते हैं, या कुंडली को चुंबक के नजदीक ले आते हैं। सपोज के लिए कुंडली यहाँ पे आ गई, कुंडली वही है, कुंडली अभी इससे कितने चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थी? 3। अभी इससे कितने गुजर रही है? 1 2 3 4 5। तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ गया भाई, कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया? बढ़ गया। और अगर हम इस कुंडली को यहाँ दूर रखते, कहीं यहाँ ले जाते, तो अब इससे कितने चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं? सिर्फ एक। देखिए, वैसे ये 1 2 में नहीं होती, चुंबकीय बल रेखाएं हजारों में होंगी, लाखों में होंगी, ठीक है। लेकिन प्रयोगों में हम चूंकि इतनी रेखाएं दिखाना संभव नहीं है, तो आपके समझने के लिए सिर्फ मैं कितनी रेखाएं दिखा रहा हूँ? 3 5 रेखाएं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या है कि फैराडे के प्रयोग में क्या हुआ था? फैराडे के प्रयोग में यही हुआ था कि हम कुंडली की ओर चुंबक ले गए थे, ठीक। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, हम कुंडली को चला सकते हैं, चुंबक को स्थिर कर सकते हैं, या हम दोनों को चला सकते हैं, कुंडली भी चलाई और चुंबक भी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक ही दिशा में एक साथ नहीं चलाना है, एक ही चाल से। अगर एक ही दिशा में एक ही चाल से चलाएंगे, सपोज के लिए ये भी उसी चाल से चल रहा है, ये भी, तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो ये फैराडे के नियमों की क्या थी? व्याख्या थी, ठीक है। और फैराडे ने कहा कि चुंबकीय फ्लक्स में किसी कुंडली के, सिर्फ निष्कर्ष ये है कि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है भाई। ये फैराडे ने अपने नियमों से ये निष्कर्ष निकाला, अपने प्रयोगों से ये निष्कर्ष निकाला कि अगर कुंडली में विद्युत वाहक बल तभी प्रेरित होगा जबकि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब है कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होगा? परिवर्तन होगा। बात आई समझ में? क्या बोल रहा हूँ, लिखवाने की जरूरत तो नहीं, ठीक है। तो ये फैराडे का एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको याद ध्यान देनी है कि सिर्फ जो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है भाई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है कुंडली में। और अगर कुंडली जो है, ध्यान रहे कि कुंडली अगर बंद परिपथ ना हो, यानी सीधा परिपथ हो, यदि कुंडली, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि कुंडली बंद खुला परिपथ हो, खुली हो, या खुली का मतलब क्या है कि उसके सिरे जुड़े ना हो भाई, ठीक है ना। तो खुली होने का मतलब है इसका जो प्रतिरोध होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा? अनंत होगा। तो कुंडली में कोई धारा नहीं होगी, कुंडली में कोई प्रेरित धारा नहीं होगी भाई। अगर परिपथ जो है बंद नहीं है, कुंडली जो है बंद परिपथ के रूप में है, नहीं है, तो इसमें कोई धारा नहीं होगी। धारा होने के लिए शर्त, एकमात्र शर्त यही है कि कुंडली का क्या होना चाहिए? बंद परिपथ के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह है सीधे सीधे कि चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो जो है सिर्फ और सिर्फ क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। बात समझ में आई? तो ये फैराडे के प्रयोग मैं लास्ट टाइम पे बता चुका था, और ये फैराडे के प्रयोगों की फैराडे ने ही व्याख्या की है, किसी और ने नहीं, ठीक है। ये और ये प्रायोगिक व्याख्या है, ठीक, एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ध्यान रहे, ठीक। आगे बढ़ूं। अब क्या आता है आगे, इससे आगे जो आर्टिकल है वो है भाई फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम।
फैराडे के काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, कितनी धारा उत्पन्न होगी, अगर कुंडली बंद परिपथ के रूप में है तो कितनी धारा उत्पन्न होगी, इन सब के, और जो आवेश है वो कितना उत्पन्न होगा, तो इन सब के लिए फैराडे ने कुछ नियम प्रतिपादित किए। और पहला नियम तो फैराडे का ही नियम है, और इसके दो नियम हैं, बेसिक रूप से इसके दो नियम है। प्रथम नियम जो है ये फैराडे का नियम ही कहलाता है, और द्वितीय नियम, दो नियम। पहला नियम जो है इसको न्यूमैन का नियम बोलते हैं। न्यूमैन का नियम क्यों बोलते हैं, इसकी अपनी कथा है। और दूसरे नियम को लेंज का नियम बोलते हैं, लेंज का। और आपको अगर थोड़ा सा ध्यान होगा पिछले वाले आर्टिकल का, तो लेंज का नियम मैं वहां बता चुका हूं, जब हमने फैराडे के प्रयोग बताए थे वहीं पे थोड़ा सा बीच में मैंने कहीं पे बताया था कि ये लेंज का नियम है, ठीक है ना। तो न्यूमैन का नियम, प्रथम नियम पे चलते हैं हम। और प्रथम नियम है, पहला नियम है न्यूमैन का नियम। और हाँ, न्यूमैन का नियम क्यों बोलते हैं इसको, न्यूमैन का नियम इसलिए बोलते हैं भाई कि जो ये इस नियम का जो कथन है, वो जो कथन है वो फैराडे दे चुका है, वो फैराडे ने ही दिया है, ठीक है ना। लेकिन जो उसका फॉर्मुलेशन किया है, यानी उसको जो सूत्र में बांधा है, वो किसने किया, वो न्यूमैन ने किया, इसलिए इसको न्यूमैन का नियम बोलते हैं। और पहला नियम बड़ा आसान है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का ही नियम है, ठीक है ना। नियम का कथन क्या है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। आप पहला नियम क्या लिखोगे कि जब किसी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहां से आगे मैं लिखा रहा हूं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। किसी भी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होगा, ठीक है ना, बात समझ में आई। यदि अब यहां से आगे न्यूमैन शुरू करते हैं, ये किसने बोला था, ये फैराडे का कथन है, ठीक है। और इससे आगे न्यूमैन का कथन क्या है, न्यूमैन क्या इसका फॉर्मुलेशन करता है, इसको सूत्र में बांधता है कि मान लेते हैं, माना डेल्टा टी समयांतराल में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई होगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको ई लिखते हैं भाई, ई फॉर ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, तो इसको स्मॉल ई लिखते हैं। तो ई बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा टी। प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा टी। ये कथन जो है किसका है, फैराडे का है। सूत्र किसका है, सूत्र न्यूमैन का है, इसलिए इसको न्यूमैन का नियम, ध्यान आई बात समझ में। तो ये है भाई पहला नियम। अगर जो है ई जो है आप जानते हैं कि यदि डेल्टा फाई का मात्रक क्या होता है भाई, डेल्टा फाई जो है
वोल्ट में हो, सॉरी डेल्टा 5 वेबर में हो, वेबर में, और डेल्टा टी सेकंड में हो, यानी एम के एस पद्धति में हो, तो ई का मात्रक वोल्ट होता है भाई। ई का मात्रक क्या होगा? अब वोल्ट चूंकि काफी साधारण सी राशि है, ठीक है ना, कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक। तो वोल्ट बराबर जूल पर कूलाम होता है, वहां से आप इसका क्या निकाल सकते हो? विमा निकाल सकते हो, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है एक ही राशि की, ठीक है ना। तो ई का मात्रक होगा क्या? वोल्ट, और विमा भी आप उसका निकाल सकते हो आप चाहो तो। लेकिन अब ये तो बात हुई कि कुंडली में एक फेरा है भाई, जबकि कुंडली में एक फेरा तो होता नहीं है। कुंडली, जब हम कुंडली बोल रहे हैं तो कुंडली में क्या होंगे? एक से ज्यादा फेरे होंगे, और कुंडली में एक से ज्यादा फेरे होंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो हम ये मान के चलते हैं कि कुंडली के जो फेरे हैं वो काफी नजदीक नजदीक, ठीक है ना, और एक फेरे से जितना चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है उतनी ही सारे फेरों से क्या हो रही है? गुजर रही है। और जब हम ये कह रहे हैं कि सारी चुंबकीय बल रेखाएं हर कुंडली से गुजर रही है, तो उनमें जो परिवर्तन होगा भाई वो भी सब में क्या होगा? बराबर होगा। और परिवर्तन सब में क्या होगा? बराबर होगा। तो हर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन समान होगा, और हर कुंडली से हर फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समान परिवर्तन होगा। तो n फेरों से, या 10 फेरे हैं, तो वो सारे के सारे विद्युत वाहक बल क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। एक फेरे से जितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ उतना ही दूसरे में हुआ, उतना ही तीसरे में हुआ, उतना ही चौथे में हुआ। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा? इन सब फेरों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। यदि कुंडली में n फेरे हो, यदि कुंडली में कैपिटल N फेरे हो, तो मैंने क्या कहा अभी आपको? तो चूंकि कुंडली में फेरे जो हैं क्या होंगे भाई? नजदीक नजदीक होंगे ना, ठीक। तो हर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? समान होगा, ठीक है। और हर कुंडली से नहीं, बल्कि हर फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? समान होगा, और वो आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो कुंडली का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, तो प्रेरित कुंडली में है प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, या इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस डेल्टा n फाई बट्टे डेल्टा टी, डेल्टा n फाई बट्टे डेल्टा टी। इसको हम चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लो? सेकंड बना लो। और यहाँ पे n फाई एक नई राशि निकल कर आती है भाई, n फाई इसको बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या, फ्लक्स नई ग्रंथिता की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिताओं, यार इसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेजेस, नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज। n फाई को फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कहा जाता है, ठीक है ना। और एक नई भौतिक राशि आ गई, तो इसका चूंकि n फाई का मात्रक होता है, देखो फाई का मात्रक क्या होता है? फाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स, तो फाई का मात्रक वेबर हो गया। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि फेरों की संख्या, ठीक है। तो इसको n फाई का जो मात्रक होता है वेबर टर्न होता है, वेबर टर्न, WEBEITURN, इसका मात्रक क्या होता है? वेबर टर्न। आई बात समझ में? तो फ्लक्स ग्रंथिता कई बार पूछा जाता है, फ्लक्स ग्रंथिताएं क्या होती हैं, ठीक है। अब जो कुंडली है भाई, आपके पास जो कुंडली है
अब जरूरी नहीं कि हमें चुंबक चलाना ही है, हम कई बार क्या करते हैं कि बिना चुंबक चलाए भी इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो आप एक उदाहरण से समझो। सपोज के लिए ये आयताकार कुंडली है मेरे पास, है ना, ये आयताकार। अब इसकी लंबाई सपोज के लिए L है और चौड़ाई कितनी है B, ठीक है। अब हमने यहाँ पे चुंबक रखा है, इधर कहीं पे चुंबक है, चुंबक से गुजरने वाली बल रेखाएं इससे गुजरेंगी, तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर B इंटू ए होता है। कितना हुआ? B इंटू ए। अब जब हम कुंडली की बात कर रहे हैं तो कुंडली का मतलब है कि ये जो है 2 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल फेरा, कुंडली का जो एक फेरा होगा वो 2 डायमेंशनल होगा, कुंडली तो 3 डायमेंशनल हो सकती है। अब देखो ये कुंडली का एक फेरा है, सिंपल इसको एक फेरा समझो आप। अब मैंने क्या किया कि जैसे ये चुंबक है, ठीक है ना, अभी इससे फाई बराबर B इंटू ए चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है इधर से, ठीक। अब हम इसको 90 डिग्री घुमा देते हैं, ठीक है ना, तो अचानक से इससे कोई भी चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरेगी क्योंकि इसकी मोटाई तो नगण्य है। तो ये चुंबकीय फ्लक्स गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स पहले जो बी ए था अब कितना हो गया? 0 हो गया। तो 0 माइनस बी ए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो गया? 0 माइनस बी ए, यानी कि माइनस बी ए हो गया, ठीक है ना। अभी इसका, अब हम इसको 180 डिग्री घुमा दें, कितना घुमाए? 180। तो अब इसका जो चुंबकीय फ्लक्स है वो माइनस बी ए हो जाएगा, होगा। और माइनस बी ए और पहले चुंबकीय फ्लक्स कितना था? बी ए, बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस 2 बी ए हो जाएगा। फिर हम इसको वापस ले आते हैं, 270 घुमा के, 270 घुमा दिया तो अब ये फिर से वापस 0 हो गया, ठीक। और फिर 360 घुमा के वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। तो हमने ना तो कुंडली चलाई, पोजीशन चेंज नहीं की, चलाई घुमाई तो सही हमने, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं की। तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं विद्युत मोटर इसी सिद्धांत पे काम करता है, अपनी जगह पे घूमता है, ऐसा तो नहीं कि वो कुंडली से दूर भाग रहा है, नहीं भागता, सिर्फ अपनी जगह पे पोजीशन चेंज करता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाते हैं। बात समझ में आई? ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं द्वितीय नियम पे। भाई इसको मिटा दूं मैं, इसको अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम या फैराडे का द्वितीय नियम, और दूसरे नियम को क्या नाम दिया था हमने? लेंज का नियम, लेंज का नियम। लेंज लॉ ये एक विरोधाभासी नियम है भाई, ठीक है ना। लेंज का नियम आप कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक। लेंज का नियम है प्रेरित विद्युत धारा के लिए या प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए। और लेंज के नियम का जो सारांश है वो ये है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उस कारक का विरोध करती है जिससे कि उत्पन्न होती है, जिससे कि क्या होती है, और विशेषकर प्रेरित धारा। और आप विद्युत वाहक बल की जगह केवल प्रेरित धारा भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेरित धारा हमेशा उस कारक का विरोध करती है जिससे कि वो उत्पन्न होती है, या उसकी दिशा हमेशा इस प्रकार से होती है कि वो कुंडली के से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। लिख दिया, ठीक है। तो लेंज का नियम यही है कि प्रेरित धारा हमेशा, प्रेरित धारा की दिशा हमेशा इस प्रकार से होती है कि वो उस कारक का विरोध करती है जिससे उत्पन्न होती है। और ये जो है इस धारा की जो, इस नियम की जो पूरी व्याख्या है वो फैराडे के प्रयोगों में छुपी है, ठीक है ना। अब देखो कैसे मैं एक एक प्रयोग फिर से दोहरा रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी प्रयोग तो सारे प्रयोग ना दोहरा के मैं सिर्फ एक प्रयोग दोहरा रहा हूँ, बाकी आप खुद ही समझ जाओगे। सपोज के लिए ये कुंडली है, ये इससे क्या जुड़ा हुआ है? इससे धारामापी जुड़ा हुआ है। और ये एन सिरा है चुंबक का, ये चुंबक का एन सिरा है, इसको हम कुंडली की ओर चला रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं?
कुंडली की ओर चला रहे हैं। तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वो इसका सामने वाला सिरा एन सिरा बन जाएगा। एन सिरा का मतलब देखो ऐसे बताया था, सामने वाला एन सिरे की धारा की दिशा